सर बोलिए। आ रही है सर आवाज मेरी आपको? इसमें क्या करना होगा मुझे अगर आप को होस्ट बना देंगे ना सर, आप होस्ट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि आज के टाइम में जो हमारे किसान भाई हैं, वो अगर आप देखें तो मॉडर्न खेती कर रहे हैं। मॉडर्न खेती का मतलब होता है कि आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करना। जैसे आप देखें कि आज ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, किसान रासायनिक खादों का उपयोग करता है, कंप्यूटराइज खेती होने लगी है, जो खेत को लेबलिंग करता है वो कंप्यूटर के द्वारा भी आजकल हो रहा है। तो आज से अगर हम 100 साल पीछे जाएं, 50 साल पीछे जाएं, तो आप देखेंगे कि जो हमारे किसान आज इतने आधुनिक हैं, वो पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। वो किस तरह की खेती करते थे? वो बौरानी खेती करता थे। बौरानी खेती का मतलब होता है कि किसान 6 महीने तक खेत को खाली रखता था और 6 महीने खेत में फसल लेता था। इस वजह से, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि प्रकृति का नियम होता है गिव एंड टेक। जब तक हम प्रकृति को कुछ देंगे नहीं, तब तक हमें प्रकृति कुछ देगी नहीं। तो हमें वहां पर किसान 6 महीने तक गोबर की खाद है, सड़ी गली खादें हैं, साथ ही साथ हरी खादों का वो उपयोग करता था। मतलब पहले वो अपने खेतों में 6 महीने तक पोषक तत्वों को डालता था और फिर उसमें से बीज लगा करके वो 6 महीने फसल को लेता था पोषक तत्वों को लेने के लिए। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो पोषक तत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सेहत के लिए, क्योंकि पोषक तत्व अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। हमें एनर्जी के लिए, हमें बोलने के लिए, चलने के लिए, ताकत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं। अगर हम इन पोषक तत्वों की बात करें तो हम डायरेक्ट मिट्टी से नहीं ले सकते हैं, इनको हम सिर्फ अनाज के जरिए, फल के जरिए, सब्जियों के जरिए ही ले सकते हैं। तो बौरानी खेती इस तरह से होती थी, 6 महीने खेती करना और 6 महीने खेतों को खाली रखना। आज के टाइम में भी ऐसी बहुत सारी जगह पर ऐसी खेती होती है जहां पर सुविधाएं प्रॉपर नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, हमारी पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ी और एक वक्त ऐसा आया सन 50 के दशक में कि हमारे देश में भुखमरी की स्थिति बन गई। उस समय पर क्या हुआ कि विदेशों से अनाज को मंगाया गया। जो आज हम गेहूं, धान, जो भी चीजें हैं, उनको विदेशों से मंगाया गया। लेकिन 1960 के दशक आते आते हमारे देश में एक क्रांति आई जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से आज हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और आज हम दूसरे देशों से अनाज को हम लेते नहीं हैं, हम दूसरे देशों में अनाज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज बहुत बड़ी बात है। आज से 50 साल, 60 साल पहले हम अनाज लेते थे, लेकिन आज हम अनाज दे रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या किया, हरित क्रांति में ऐसी क्या चीजें थी जिनकी वजह से आज हम अधिक पॉपुलेशन होते हुए भी फसल की पैदावार ले पा रहे? मैं आपको बताना चाहूंगा, वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसलों के लिए अधिक आवश्यक होते हैं। उनको, उनके बारे में पता लगाया और उनको केमिकल के रूप में तैयार किया। जैसे अगर हम बात करें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, एनपीके जिसको हम बोलते हैं, इनको केमिकल के रूप में तैयार किया और वैज्ञानिकों ने इनका एक रेशियो भी दिया कि आपको इस रेशियो से इस्तेमाल करना है 2:4:1, मतलब 2 किलो नाइट्रोजन, 4 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटास को यूज करने के लिए बोला। और यह भी बोला कि जैसे हम प्राकृतिक तौर पर पहले से ही रासायनिक खादों का उपयोग तो कर नहीं रहे थे, हम गोबर की खाद जो प्रयोग कर रहे हैं या फिर हम जो हरी खादों का प्रयोग करते हैं उसको भी हमें डालते रहना है ताकि हमारी मिट्टी का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो उस समय पर जैसे ही हमारे किसान भाइयों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनको ये पता यूज किया उन्होंने, मतलब यूरिया और डीएपी, और हमारी फसल की पैदावार बढ़ गई। साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरी चीज थी कीटनाशक दवाएं। उस समय पर क्या होता था कि हमारे पास कीड़ों को रोकने के लिए हमारे पास कुछ जरिया नहीं था।
उस समय पर कीड़े क्या करते थे, हमारी फसलों पर अटैक करते थे और पत्तों को, फूलों को, फलों को नष्ट करते थे, जिसकी वजह से भी हमारी फसल की पैदावार कम होती थी। लेकिन जैसे ही कीटनाशक दवाइयां आई, इनकी वजह से भी हमने जो हमारी फसलों को कीड़ों से नुकसान होता था, उनको हमने कंट्रोल किया और हमारी फसल की पैदावार बढ़ गई। साथ ही साथ सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई। पहले क्या होता था, नदी नालों से सिंचाई की जाती थी, लेकिन आज हम ट्यूबवेल की सहायता से सिंचाई करते हैं। ऐसे ही उस समय पर क्या किया गया, बड़ी बड़ी नदियों से नहरों को निकाला गया और गांव-गांव तक पहुंचाया गया, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार को ले सके। और बहुत सारी मशीनरी धीरे धीरे आई, जिसका परिणाम आज है कि आज हम आत्मनिर्भर हैं और अनाज की फसल की पैदावार भी कर रहे हैं और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, धान है, गेहूं है, दलहन की फसल है, गन्ने की फसल है, मूंगफली है, इसके पैदावार के मामले में आज हम पूरे विश्व में नंबर 2 पर हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो तिलहन की फसल है, जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, इसकी फसल की पैदावार के मामले में हम पूरे विश्व में 3rd नंबर पर आते हैं। और साथ ही साथ चाय की फसल की पैदावार के मामले में हम नंबर 1 पर हैं और मशीनरी के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर आते हैं। तो आज जो हमारे किसान भाई हैं, हमारा जो देश है, वो आत्मनिर्भर बन चुका है। खाद्यान्न के मामले में, अनाज के मामले में आज हम दूसरे देशों को अनाज निर्यात कर रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ हरित क्रांति की वजह से हो रहा है। अगर हरित क्रांति नहीं होती, केमिकल नहीं आया होता, तो आज हम शायद यहां पर नहीं पहुंचे होते। लेकिन आज से जो 50 साल 1960 के दशक में जो हमारे लिए वरदान था, आज वही कहीं ना कहीं हमारे लिए अभिशाप बन गया है। साथ ही साथ अगर यहां पर बात करें एक्सपोर्ट के मामले में, तो एक्सपोर्ट में हम आज पूरे विश्व में टॉप 10 पर आते हैं, जिसमें हमारा 8वां नंबर है। साथ ही साथ हमें, हमारे किसानों को अवसर भी बहुत ज्यादा है कि वो और भी बहुत ज्यादा बेहतर फसल की पैदावार ले सकते हैं। हम जहां पर सेकंड पर हैं, वहां पर हम फर्स्ट आ सकते हैं। जहां पर हम 3rd पर हैं, वहां पर भी हम फर्स्ट आ सकते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में विभिन्न तरह के मौसम हैं और फलों के मामले में, सब्जियों के मामले में हमारा यहां पर 1st और 2nd नंबर पर हम आते हैं, 2nd और 3rd नंबर पर, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 1960 के दशक के बाद से हमारे किसानों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा है और वो है क्वांटिटी के बारे में। मतलब फसल की पैदावार को सिर्फ बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। इसी वजह से अगर आप देखें तो जैसे ही किसानों को पता चला कि हम केमिकल डालेंगे हमारी फसल की पैदावार बढ़ जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी फसलों में केमिकल की मात्रा को, यूरिया की मात्रा को, डीएपी की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। और आज हम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम साल भर की बात करें तो करीब करीब 500 से लेकर के 600 किलो तक हम यूरिया और डीएपी का आज किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये शुरुआत में वैज्ञानिकों ने क्या बोला था कि इसको हमें इस्तेमाल करना है 7 kg तक, और वो भी तीनों को बैलेंस करके करना है। लेकिन आज किसान अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध यूरिया डाल रहा है और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो मिट्टी है उसकी कहीं ना कहीं उपजाऊ क्षमता लगातार कम हो गई है। तो आज हमारे किसान भाइयों के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम फिर से अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाएं और पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। यकीन मानिए, अगर आज के टाइम में जो हम सब्जियां खा रहे हैं, जो दाल खा रहे हैं, जो चावल खा रहे हैं, अगर उसको चेक किया जाए तो उसमें केमिकल की मात्रा, एक लिमिट जो उसकी है, उससे कई गुना ज्यादा है। मतलब वो अनाज और वो सब्जियां हमारे खाने लायक ही नहीं है, लेकिन हमें खाना पड़ रहा है और हमारे किसान भाई अंधाधुंध इस्तेमाल करें। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए चुनौती है कि कैसे हम क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी पर काम करें। प्लस अगर आज के टाइम में हम देखें तो सबसे बड़ी चुनौती एक और है कि पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ रही है और हमारा जो कृषि योग्य, जो नेचुरल भूमि है, वो लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यहां पर एक सबसे बड़ी चुनौती और है कि जब हमने 1960 के दशक में जहां पर हम 1 क्विंटल करते थे, वहां पर हमने 10 किया। आज हमें जरूरत है उसको 20 करने की, 30 करने की, जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ रही है। और आज के टाइम में जो भी चीजें हम खा रहे हैं उसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा है।
तो जैसे कि मैंने कहा कि जो 1960 के दशक में जब हमारी केमिकल आया तो वो हमारे लिए वरदान था, लेकिन आज वही केमिकल हमारे लिए अभिशाप बन गया है और हमारे किसान भाइयों के परेशानी का कारण बन गया है, जिनकी वजह से आज उनकी फसल की पैदावार लगातार कम होती जा रही है और रासायनिक खादों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहां पर जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट को जब हम किसानों के पास लेकर के जाते हैं बात करने के लिए, उनको बताने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि हम सॉल्यूशन लेकर के जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के द्वारा और हमें अपने प्रोडक्ट के जरिए से उन किसानों के जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करना है ताकि वो बेहतर फसल की पैदावार ले सके। तो यहां पर हम जानेंगे पहले कि हमारे आज जो किसान भाई हैं उनकी मुख्य रूप से परेशानियां क्या क्या हैं। तो परेशानियों के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से परेशानी है कि किसान की लागत बढ़ गई है, किसान का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो किसान हर बार इन्वेस्टमेंट करता है, हर बार का मतलब हर स्टेप पर करता है। जैसे आपने देखा होगा किसान अगर खेतों में जुताई करता है तो वहां पर भी उसका इन्वेस्टमेंट लगता है, बीज डाल रहा है, खाद डाल रहा है, पानी डाल रहा है या फिर वो छिड़काव कर रहा है, तो किसान का इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो किसान का सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रासायनिक खाद पर और साथ ही साथ रासायनिक कीटनाशकों पर, और इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जा रही है। प्लस आज के टाइम में जो किसान है वो कॉम्पिटिटिव हो गया है, वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, प्रतियोगिता करता है कि अगर मेरा पड़ोसी 100 क्विंटल, 1 क्विंटल अगर वो डाल रहा है अपने खेतों में रासायनिक खाद तो मुझे और ज्यादा डालना है, मुझे और ज्यादा पैदावार करनी है। तो एक होड़ सी मच गई है ज्यादा से ज्यादा यूरिया और डीएपी को डालने की। तो अगर हम खेतों में डालते हैं तो इसका प्रभाव एक और पड़ता है, यह हमारी मिट्टी को कमजोर करता है, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को कमजोर करता है, जिसकी वजह से हमारी फसलें भी कमजोर होती हैं और उस पर बहुत सारे रोग अटैक कर देते हैं, जैसे कीड़ों की वजह से, फफूंदी है, जीवाणु वाले रोग, ये सारे के सारे अटैक कर देते हैं और हमारी फसलों पर फिर किसान को तरह तरह की दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है और वहां पर भी उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, फसलों पर रोग ज्यादा लगते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो केमिकल खाद, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से जो हमारी मिट्टी है वो लगातार सख्त होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है, जिसकी वजह से जब किसान खेतों में जब पानी भी डालता है तो मिट्टी में नमी ज्यादा समय तक नहीं रहती है, मिट्टी में पानी नहीं सोखा जाता है और वाष्पीकरण से पानी जल्दी से जल्दी उड़ जाता है और नमी के अभाव में फसल का भी नुकसान होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मिट्टी की गुणवत्ता की, तो मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल यहां पर है। आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले हमारे खेतों में केचुए पाए जाते थे, अर्थवर्म, और उनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती थी, लेकिन आज अगर आप किसी खेत में जाएंगे तो आपको ना के बराबर दिखेगा, क्योंकि वो केचुआ जो है वो मिट्टी में रहता है और हमने क्या किया, उसके खाने में मिट्टी को ही खाता है, उसके रहने के वातावरण में हमने क्या किया, जहरीला कर दिया, यूरिया को डालकर, डीएपी को डालकर, बहुत सारी कीटनाशकों को डालकर, और आज केचुए ना के बराबर है और केचुओं को किसानों का मित्र कीड़ा भी कहा जाता है। साथ ही साथ ऐसी मिट्टी में हमारे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और उनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। तो यहां पर मिट्टी की गुणवत्ता हमें इसीलिए बढ़ानी है, केमिकल को हमें इसीलिए कम करना है कि अगर हमारी मिट्टी जो है वो बीमार रहेगी तब हम फसल बेहतर नहीं ले सकते। एक कहावत है, आपने सुना होगा कि जो हमारा शरीर है ये भी मिट्टी का बना है और हम लोग क्या करते हैं, इस मिट्टी को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं कि हम सोचते हैं कि ये मिट्टी स्वस्थ हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर अगर इस मिट्टी को स्वस्थ करना है तो इस मिट्टी को ना स्वस्थ करें जो हमारी खेत की मिट्टी है, जहां पर हम फसलों को उगा रहे हैं, सब्जियों को उगा रहे हैं, उस खेत की मिट्टी को हमें स्वस्थ करना पड़ेगा। और अगर उस खेत की मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी तो ये शरीर रूपी मिट्टी अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। तो यहां पर इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां, जिसमें हमारी भी है, एनजीओ,
लोग प्रमोशन कर रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जैविक खेती को अपनाएं, केमिकल को धीरे धीरे कम करें। साथ ही साथ यहां पर मिट्टी की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को मापने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हमारी मिट्टी को यह देखना कि हमारी मिट्टी स्वस्थ कितनी है। इसका एक स्केल होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 to 14। और जब इसका पीएच स्केल 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारी मिट्टी नॉर्मल होती है, और अगर इसका स्केल 6 से कम होगा तो हमारी मिट्टी एसिडिक होगी, अगर 7 से ज्यादा होगा तो हमारी मिट्टी एल्कलाइन होगी। और एसिडिक कब होती है? जब किसान अपने खेतों में अधिक यूरिया डालता है तो मिट्टी एल्कलाइन होती है, एसिडिक होती है, और जब किसान अपने खेतों में ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल करता है तो मिट्टी एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। तो यहां पर हमारी मिट्टी को अगर स्वस्थ नहीं करेंगे, पीएच को मेंटेन नहीं करेंगे, नॉर्मल नहीं करेंगे, तो हमारी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होंगे उसको पौधे उस मिट्टी से नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमारी मिट्टी को भी, उसके पीएच वैल्यू को भी संतुलित करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ किसानों को मिट्टी की टेस्टिंग भी करवानी चाहिए ताकि उनको यह पता चल सके कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और जिन पोषक तत्वों की कमी हो उन्हीं पोषक तत्वों को हम दे करके हम बेहतर फसल की पैदावार ले सकते हैं। इसी वजह से अगर हम देखें तो जो परेशानियों के बारे में मैंने आपको बताया, इन्हीं परेशानियों के कारण आज हमारा जो किसान है वो परेशान है और लगातार उसका लागत बढ़ रहा है और उत्पादन, उसकी पैदावार कम होती जा रही है क्योंकि मिट्टी बीमार है। यहां पर मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं कि यहां पर केमिकल किसान खेतों में क्या क्या डालता है। जो रासायनिक खेती हम लोग कर रहे हैं, किसान वो यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास खाद, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी जहरीली दवाएं जिनको हम खरपतवार नाशक के रूप में जानते हैं, फफूंदी नाशक के रूप में जानते हैं, और साथ ही साथ कीटनाशक के रूप में जानते हैं। इनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है हमारे पूरे पर्यावरण पर। यह हमारे पूरे पर्यावरण को दुष्प्रभाव करते हैं, प्रभावित करते हैं। आज के टाइम में जैसा कि मैंने यहां पर बात किया कि आज जो हम पशुओं को चारा दे रहे हैं वो भी जहरीला हो गया है, उसमें भी, पशुओं में भी ये जा रहा है और वो हमारे शरीर में आ रहा है। यहां पर एक पिक्चर की सहायता से आप समझ सकते हैं कि जब किसान अपने खेतों में केमिकल को डालता है, रासायनिक खाद को डालता है, और बारिश होती है तो वो लीच करके हमारे जमीन के पानी में चला जाता है, और साथ ही साथ वो हमारे जलीय स्रोतों, नदी नालों को दूषित करता है, और वहां पर मछलियां भी होती हैं और हम मछलियों को खाते हैं। मतलब अगर हम खेतों में डाल रहे हैं तो वो खेतों से अनाज के जरिए आ रहा है, पानी के जरिए आ रहा है, और हम जो भी चीजें जलीय जंतु अगर हम कोई खा रहे हैं तो उसके जरिए भी, मतलब खेतों में केमिकल हम डाल रहे हैं और वो हमारे शरीर में आ रहा है। क्या आज से 20 साल पहले हम लोग आरओ का वाटर पीते थे? नहीं। आज से 20 साल हम लोग आरओ का वाटर नहीं पीते थे, आज हमें पीना पड़ रहा है। वो किस लिए? क्योंकि खेतों में हमारे अंधाधुंध केमिकल डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे जमीन का पानी भी दूषित हो गया है। अगर हमारे खेतों से रासायनिक खादों की मात्रा कम हो जाएगी, कीटनाशक दवाइयों की मात्रा कम हो जाएगी, तो जितनी भी परेशानियां हैं किसानों की, और आज हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं, वो सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर यहां पर हम देखें तो आज अगर हम दूध भी पीते हैं तो उसमें भी केमिकल की मात्रा है, क्योंकि जब हम किसान जो है, जो चारा उगाता है खेतों में, उसमें अंधाधुंध केमिकल डाल रहा है, और उसी चारे को जब पशुओं को खिलाता है तो रासायनिक खादों की मात्रा पशुओं में जाती है और वो हमारे शरीर में फिर आता है दूध के जरिए। तो यहां पर अभी अगर हम लोग देखें तो एक बहुत पेंडेमिक चल रहा है कोरोना की, और कोरोना में हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए, इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए। अगर हमें इम्यून सिस्टम बेहतर करना, अपने भविष्य को बेहतर करना है, तो हमें अपने खेतों से केमिकल को कम करना होगा। क्योंकि आप इम्यूनिटी के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन आप दाल खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, और जो हम खा रहे हैं उसमें केमिकल का एक समूह है, और वो अगर हमारे शरीर में जाएगा तब तक हमारी इम्यूनिटी, हमारी लॉन्ग लाइफ होना मुश्किल है। तो ये कब होगा? ये चेंज कैसे होगा कि हम स्वस्थ रहें, हमारे खेत स्वस्थ रहें, हमारे पर्यावरण स्वस्थ रहे, जैसे आज से 100 साल पहले था।
ये होगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से, जिसको हम बोलते हैं जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब होता है जहां पर केमिकल का, जहर का उपयोग ना हो, हम ऑर्गेनिक चीजों से, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके हम फसल की पैदावार को करें। इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी लगातार बीमार होती जा रही है, उस मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी, वो स्वस्थ होगी, उसमें शक्ति बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो किसान उत्पादन चाहता है फसल का, वो उत्पादन भी वो बढ़ा पाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हम जैविक की सहायता से ही कर सकते हैं। तो जैविक बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमें स्वस्थ रखने के लिए, बेहतर करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है कि ये क्यों किया जाए? इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा आने वाला भविष्य है वो बेहतर हो। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर हमारे किसान भाई इसी तरह से अंधाधुंध अगर रासायनिक खादों का उपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। और बंजरता का मतलब होता है जहां पर कोई जीव जंतु पनप ना सके, उसको हम बोलते हैं बंजर। मतलब हम खेतों में बीज तो डालेंगे लेकिन उसमें उगेगा नहीं। तो हमारी मिट्टी को बंजरता से बचाना है, हमारे किसानों को जागरूक करना है, हमारी मिट्टी को बेहतर करना है, और हमें जो कार्बनिक शक्ति है, जो जैविक शक्ति है मिट्टी को, उसको फिर से लाना ही जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। इससे सिर्फ और सिर्फ लाभ ही लाभ है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारे किसानों के लिए और हमारी मिट्टी के लिए और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए। इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा है। तो आज के टाइम में जो हमारे किसान भाई रासायनिक खादों पर जो निर्भर हैं, उनकी निर्भरता जो है वो भी लगातार कम हो जाएगी अगर वो जैविक खेती का उपयोग करेंगे। तो भविष्य की अगर हम बात करें तो हमारा भविष्य सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती का है, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं। तो आने वाले भविष्य में अगर हम बेहतर करते हैं, इसी वजह से अगर हम देखें तो हमारी कंपनी भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और साथ ही साथ किसानों को अवसर देती है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर रेंज है, ये हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे जो किसान भाई हैं उनकी लागत को कम करेगा, जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करेगा, फसल के लिए उपयोगी होगा, लंबा और अस्थायी परिणाम देगा, प्लस हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और मिट्टी के लिए भी सुरक्षित होगा। प्लस जो हमारे किसान भाई चाहते हैं फसल की उपजाऊ को बढ़ाना, उनकी फसल की पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा होगी। तो हम यहां पर जानेंगे कि कैसे जो भी हमारे किसान भाइयों की परेशानियां हैं और जो केमिकल अंधाधुंध खेतों में डाला जा रहा है, हम अपने प्रोडक्ट के जरिए उनको हम कैसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने एग्रीकल्चर रेंज की तरफ और जानेंगे इनके बारे में कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे और इनका फायदा क्या है। तो यहां पर हमारा जो रेंज है, हमारे पास अभी दो प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट हमारे पास पहले से था और साथ ही साथ अभी हम देखें तो अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट हमारे इस सेक्शन में और जुड़ गया। तो पहले जो हमारा प्रोडक्ट था उसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट आ गया है उसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। ये दोनों ही प्रोडक्ट हमारे जैविक हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है और ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे फसलों के लिए ये सुरक्षित है और इसका किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर, इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और ये यूनिक प्रोडक्ट है हमारे। अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं और भी कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम कर चुका हूं, तो यहां पर जो हमारा ये प्रोडक्ट है, जो भी मैंने कंपनी में काम किया उनसे ये यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि इनमें जो भी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं उनको प्रकृति से ही लिया गया है, जैसे एलोवेरा, नीम, आंवला, हिमालयन बेरी और साथ ही साथ काऊ यूरिन। और इनको हमारे किसान भाई प्राचीन काल से ही किसी ना किसी रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इन्हीं 5 इंग्रेडिएंट को मिलाकर के, इनके गुणों को मिलाकर के हमारा ये प्रोडक्ट और भी ज्यादा बेहतर बन जाता है, हमारी मिट्टी को सुधारने के लिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो हमारी फसल है उसको सुरक्षित रख करके उसकी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए।
तो आप बोल सकते हैं यह ऑल इन वन प्रोडक्ट है, मतलब ये कई सारे प्रोडक्टों का एक तारा एक ही बार में काम करता है। तो आइए जानते हैं कि इसके जो यूनिक इंग्रेडिएंट जो इसमें डाले गए हैं उनका हमारी फसलों के लिए और हमारी मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए कैसे ये काम करता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हमारी सेहत को बेहतर करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी मिट्टी के लिए भी बहुत सारे तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है फसल की पैदावार को करने के लिए। तो यहां पर जो पहला हमारा इंग्रेडिएंट है जिसको हम जानते हैं एलोवेरा। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है और इसके बहुत ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। इसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं जो हमारी मिट्टी के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ में ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक। इसका मतलब यह है कि हमारी मिट्टी में और हमारी फसलों पर जो रोग लगते हैं उन रोगों को भी यह रोकने में मदद करेगा। फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा और साथ ही साथ जो हमारी फसलों में जीवाणु से संबंधित रोग लगते हैं, फफूंदी से संबंधित रोग लगते हैं, उन रोगों को भी रोकने में मदद करेगा। तो ये डबल फायदा यहां पर करेगा। सेकेंड इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है लेवेरी। लेवेरी की अगर हम बात करें तो इसमें 100 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसमें विटामिन भी हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें साथ ही साथ एमिनो एसिड भी हैं जो हमारी फसलों में फूल को ग्रोथ करने के लिए, फूल की संख्या को बढ़ाने के लिए, फलों के ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा किसानों की बहुत बड़ी शिकायत होती है, फूल लगता है गिर जाता है, फल लगता है गिर जाता है। तो ये फूल और फल जो गिरता है उसको भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ उसके विकास में भी मदद करता है। तो फ्रूटिंग के लिए, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये फलों के विकास के लिए भी और साथ ही साथ फलों में उसमें शाइनिंग लाने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए भी काम करता है। इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट है उसको हम बोलते हैं नीम। नीम की अगर हम बात करें तो इसका भी बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण होता है। यह भी एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। साथ ही साथ इसको हम बहुत समय से प्राकृतिक कीटनाशक के तौर पर भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब किसान पहले अभी भी जब वो अनाज को स्टोर करता है तो उसमें नीम की कुछ पत्तियों को तोड़ करके डाल देता है ताकि उस अनाज में किसी भी तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे। तो यहां पर नीम जो है वो हमारे प्रोडक्ट की खूबियों को और बेहतर बनाता है। हमारी फसल को जो कीड़ों से परेशानी होती है उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारी मिट्टी में और हमारी फसलों पर बहुत सारे हानिकारक कीड़ों के अंडे होते हैं, उन अंडों को नष्ट करने में मदद करता है। अंडे जो होते हैं वो अंडे से कीड़े बाहर आते हैं और फिर हमारी वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर अंडे ही पर ही वो अगर नष्ट हो जाएंगे तो हमारी मिट्टी को किसी भी तरह से कोई नुकसान, हमारी फसल को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और हमारी मिट्टी और हमारी फसल दोनों स्वस्थ होंगी। इसमें जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट है, फोर्थ इंग्रेडिएंट है जिसको हम बोलते हैं आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी का एक बहुत ही बड़ा स्रोत होता है और ये हमारे फसलों के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारी फसलों को ये सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। और इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट है जिसको हम बोलते हैं काउ यूरिन यानी कि गौमूत्र। गौमूत्र जो है वो हमारे इस प्रोडक्ट को ये और ज्यादा यूनिक बना देता है और ज्यादा बेहतर बना देता है। और गौमूत्र को हमारे किसान भाई बहुत समय से किसी ना किसी रूप में वो अपने खेतों में डालते आ रहे हैं। और यहां पर गौमूत्र की अगर हम बात करें तो ये हमारी फसलों को मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व देता है जो हमने शुरुआत में जाना था, जिनको हमारे वैज्ञानिकों ने केमिकल के रूप में तैयार किया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 तत्व भी देता है। तो इसीलिए हमारा ये प्रोडक्ट और बेहतर बनता है क्योंकि इन तीनों तत्वों की हमारे फसलों के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं इन तीनों तत्वों का हमारी फसलों में रोल क्या होता है, ये इनका काम क्या होता है। नाइट्रोजन का काम होता है हमारी फसलों को हरा भरा बनाना, मतलब क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना। क्लोरोफिल की वजह से ही हमारी फसलों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सूर्य की रोशनी के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके हमारे पौधों के लिए भोजन का निर्माण करना। तो यहां पर इसको इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन मिलेगा, हमारी फसलें हरी भरी होंगी। सेकेंड इसमें है
फास्फोरस, फास्फोरस का जो रोल होता है वो जड़ों के विकास में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे फसलों में टिलरिंग का काम करता है, मतलब अधिक से अधिक शाखाओं को निकालने का काम करता है। आपने देखा होगा कि गेहूं का एक बीज लगाते हैं, धान का हम एक पौधा रोपाई करते हैं और उसमें से कई सारे उसमें शाखाएं निकल आती हैं। तो ये काम होता है फास्फोरस का। तो फास्फोरस यहां पर जड़ों के विकास में और तनों के विकास में मदद करेगा। इसमें जो थर्ड है पोटास, जिसको हम पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम का काम होता है तनों को मजबूती प्रदान करना, जो सेल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देना ताकि हवा तेजी से चले तो वो गिरे नहीं। तो ये हमारी फसलों को मजबूती प्रदान करता है, तनों को मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम है और कैल्शियम का रोल होता है हमारी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कैल्शियम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनको पकड़ करके ये पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक ले जाने में मदद करता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा इन 5 इंग्रेडिएंट से मिलकर के एलोवेरा, लेवेरी, नीम, आंवला और काऊ यूरिन, ये मिलकर के ये हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद करते हैं, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार अपने खेतों में केमिकल की मात्रा का उपयोग करते आ रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को हमारे मिट्टी से धीरे धीरे कम करने में, खत्म करने में मदद करेगा। और इस प्रोडक्ट को हम हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान अगर अनाज की फसलें लगाता है, धान है, गेहूं है, दलहन की फसलें हैं, सब्जियों की फसलें हैं, किसान बागवानी खेती करता है, आम है, अंगूर है, संतरे हैं, केले का बाग है, लीची का बाग है, या फिर अगर वो फूलों की खेती करता है तो वहां पर भी हम इसका हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम इसको किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा ही आसान है। इसको हम मुख्य रूप से 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला, हम इसको शुरुआत में मिट्टी में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का उपचार। और दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका होता है जिसको हम बीज का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि बीज का उपचार। और तीसरा, हम अपनी फसलों पर इसको छिड़काव के रूप में यानी कि स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो फसलें अभी लगी हुई हैं वहां पर हमें अभी इस प्रोडक्ट को छिड़काव से ही बेहतर रिजल्ट हमें मिलेगा। अगर हम कोई फसल, जैसे कोई नई फसल लगाने वाले हैं, तो वहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग मिट्टी के उपचार से हमें इसको शुरुआत करना होगा। तो मिट्टी के उपचार के लिए देखिए, मिट्टी का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी के उपचार की सहायता से ही हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी में रोग हैं उन रोगों को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए सॉइल ट्रीटमेंट, जिसको हम मिट्टी का उपचार बोलते हैं, इसका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें आधा लीटर की बोतल लेनी होगी एग्रो ग्रोथ बूस्टर की, और उसको हमें 1 एकड़ के खेत में फैलाना है। तो फैलाने के लिए हम माध्यम के तौर पर मिट्टी ले सकते हैं या फिर हम गोबर की खाद ले सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए हम 1 साल पुरानी गोबर की खाद अगर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो 1 साल पुरानी अगर हम गोबर की खाद ले रहे हैं तो हमें 40 से 50 किलो तक गोबर की खाद ले लेनी है। उसमें आधा लीटर की बोतल को मिक्स करके हमें इसको पूरे खेतों में बिखेर देना है। जुताई से पहले, जुताई के बाद, या बुआई से पहले या बुआई के बाद इसको कभी भी आप फैला सकते हैं। जैसे ये हमारी मिट्टी में पहुंचेगा, ये 4 तरह के फायदे करेगा। पहला, हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हो रही है उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, हमारी जो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू कम या ज्यादा है, एसिडिक है या एल्कलाइन है, उस पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने में यानी कि नॉर्मल करने में मदद करेगा। थर्ड, हमारी मिट्टी में जो भी डिजीज है, जो रोग हैं, जीवाणु से संबंधित, बैक्टीरिया से संबंधित, जो भी हानिकारक कीड़ों के अंडे हैं, जो भी फंगल इन्फेक्शन है, उन रोगों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और फोर्थ, जो चौथा फायदा है इसका, वो ये है कि हमारी जो मिट्टी है हमारे किसान भाई जो इतने सालों से लगातार उसमें केमिकल की मात्रा का उपयोग करते आ रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा।
तो यहां पर हमें मिट्टी का उपचार जरूर से जरूर करना चाहिए ताकि हम अपनी फसल को बेहतर कर सके। तो इसको हम शुरुआत में भी कर सकते हैं और इसको हम चाहे तो बीच में भी डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है वो है सीड ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बीज का उपचार। तो बीज का उपचार करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमें 1 किलो बीज लेना होगा और उसमें हमें डालना होगा 8 से 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद उसको हमें खेतों में बिखेर देना है। मतलब हमने 1 किलो बीज ले लिया, उसमें 8 से 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स कर दिया, उसमें अच्छी तरह से हम कोटिंग कर देंगे, कवरिंग कर देंगे कि वो बीज के चारों तरफ अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद उस बीज को हम कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छायादार स्थान पर फैला करके रख देंगे और उसके बाद उसको हम खेतों में बुआई कर देंगे। इससे हमारा लाभ क्या होगा कि जो हमारे बीज हैं उसमें किसी भी तरह का कोई डिजीज, कोई रोग नहीं लगेगा। प्लस जो हमारा बीज है उसकी जो उगने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसका जर्मिनेशन पावर बढ़ जाएगा, जर्मिनेशन वो बेहतर करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि बीज अगर स्वस्थ होगा तो एक पौधा भी स्वस्थ होगा, अंकुरण स्वस्थ होगा और जब पौधा स्वस्थ होगा तभी वो स्वस्थ फसल की पैदावार कर पाएगा। तो यहां पर हम बीज का उपचार और मिट्टी का उपचार करके जो हमारी फसलें हैं उनमें जो भी परेशानियां हैं हम पहले ही 60% तक की परेशानियों को दूर कर सकते हैं अपने इस प्रोडक्ट यानी कि एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से। अब इसका जो तीसरा इस्तेमाल करने का तरीका है वो है स्प्रे के लिए। जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है, 30 दिन 40 दिन की हो जाएगी, तो हम उस पर स्प्रे करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर अभी फसल को लगाए 1 हफ्ते बुआई को हुए हैं और फसल इतनी बड़ी हो गई, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई, उंगली के बराबर भी नहीं है, और लोग पूछते हैं सर क्या स्प्रे कर दें? मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरुआत में सारे तरह के पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और जब फसल 25 दिन के बाद, 25, 30 दिन, 40 दिन जब होती है तो 25 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वो ऊपर से पोषक तत्वों को भी ले सकती है, यानी कि पत्तों के जरिए। तो हमें शुरुआत में इसको स्प्रे नहीं करवाना चाहिए, शुरुआत में मिट्टी में डलवाना चाहिए और जब हमारी फसल 30 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन की हो जाए, अब हमें स्प्रे स्टार्ट करवा देना चाहिए। तो स्प्रे करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 15 लीटर की टंकी लेनी है, जो किसान जनरली पीठ पर रख करके स्प्रे करता है, वो 15 लीटर का टैंक होता है। उस 15 लीटर की टंकी में हमें 40 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद उसमें हमें 10 ml एग्रो एक्टिवेटर भी डालना है, जो हमारा नया प्रोडक्ट आया है। एग्रो एक्टिवेटर डालना क्यों है, ये क्या फायदा करेगा, अभी हम जब एग्रो एक्टिवेटर के बारे में बात करेंगे तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो हमें क्या करना होगा, 15 लीटर की टंकी में हमने 40 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को लिया, मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको हम स्प्रे कर देंगे फसलों पर। स्प्रे करने से लाभ क्या होगा कि यह हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व ऊपर से देगा, प्लस यह हमारी फसलों पर, पत्तों पर, फूलों पर, फलों पर अगर हानिकारक कीड़ा है, अंडा है, जीवाणु है, फफूंदी है, तो उस रोगों को भी ये कंट्रोल करने में मदद करेगा, उनको रोकेगा। मतलब हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा और साथ ही साथ हमारी फसलों को सुरक्षित भी करेगा, जो डबल ये काम करेगा। तो इस तरह से इसको हम छिड़काव कर सकते हैं, प्लस हम रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, फसल को बेहतर करने के लिए कि उसमें सही तरह से ग्रोथ हो, तो इसको हम 20 से 25 दिन के बाद इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर इसको हम कितनी बार स्प्रे करेंगे? धान गेहूं की फसल अगर है तो मुख्य रूप से हम इसको 2 से 3 बार स्प्रे करेंगे, 2 से 3 बार हम स्प्रे करेंगे। अगर किसान चाहता है तो और भी कर सकता है। पहला स्प्रे जब हमारी फसल 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन की हो जाएगी तब स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे जब उसमें फ्लोरिंग स्टार्ट होगी, यानी कि फूल आने वाला होगा, तब स्प्रे करना है। और तीसरा स्प्रे जब उसमें बाली लग जाएगी, यानी कि फ्रूटिंग, फूल फल लग जाएंगे, तब हमें करना है। ये खासकर मैं धान और गेहूं के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर किसान सब्जियों की फसल लगाता है तो वहां पर इसको 20 दिन, 15 से 20 दिन पर रिपीट करना चाहिए, क्योंकि सब्जियों की फसल में किसान दूसरे दिन, तीसरे दिन हार्वेस्टिंग भी करता है। हरी मिर्च है तो उसको तोड़ेगा दूसरे दिन, तीसरे दिन, भिंडी है, टमाटर है, बैगन है तो उसकी तुड़ाई करता है।
तो वहां पर अगर उसको 15 से 20 दिन पर रिपीट करता रहेगा तो फसल हरी भरी भी रहेगी और ग्रोथ भी होगा। तो इस तरह से इसको हम छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करके हम अपनी फसलों को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम किसान भाई हमारे एग्रो ग्रोथ बूस्टर को इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो वो यूरिया की मात्रा और डीएपी की मात्रा को भी कम कर सकते हैं, जो अपने किसान भाई अपने खेतों में अंधाधुंध केमिकल डाल रहे हैं। तो वो केमिकल कितना कम करेंगे ये हम अगले प्रोडक्ट में जानते हैं, और हमारा अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। एग्रो एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा एग्रो एक्टिवेटर। एग्रो एक्टिवेटर जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, एक्टिवेटर, एक्टिव मतलब किसी भी चीज को सक्रिय करना, किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना, किसी के परफॉर्मेंस को यानी कि रिजल्ट को और ज्यादा बेहतर करना, जो किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है उस लाभ को देना, ये काम होता है एग्रो एक्टिवेटर का। तो ये बहुत ही सिंपल, ये ऐसा प्रोडक्ट है जैसा अभी हम लोग श्री तुलसी को यूज करते हैं। श्री तुलसी को क्या करते हैं हम हर एक लोगों को दे सकते हैं, उसको कफ हो, कोल्ड हो, किसी तरह की बीमारी हो, हर जगह पर हम श्री तुलसी दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये हमारे किसानों के लिए श्री तुलसी है। किसान अपने खेतों में कुछ भी डालता है, यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, पानी डालता है या फिर खेतों में छिड़काव करता है, हमें इसको हर जगह हर केमिकल के साथ हर एक चीज के साथ मिक्स कर देना है, और मिक्स कर देंगे तो ये उसकी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, मतलब उसके रिजल्ट को ज्यादा बेहतर करने में मदद करेगा। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड है, हमारा एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ये सिलिकॉन बेस्ड है, और सिलिकॉन जो होता है वो हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसलों के लिए एक तरह का पोषक तत्व भी होता है। इसका क्या काम होता है हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपने देखा होगा किसान अंधाधुंध अपने फसलों में स्प्रे भी करता है, बहुत सारे स्प्रे करता है। तो आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है एग्रो एक्टिवेटर। आपने देखा होगा जब किसान किसी भी तरह का छिड़काव करता है तो जैसे ही पत्तों पर दवा पड़ती है वो पत्तों पर बूंद के रूप में दवा रुक जाती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में जब हम निकलते हैं तो पार्क में ओस की बूंदें रहती हैं और वो कुछ टाइम के बाद गिर जाती हैं, हट जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा किसान भाई स्प्रे करता है किसी भी तरह की दवा को, वो पानी में ही घोल करके स्प्रे करता है और जैसे ही पत्तों पर दवा पड़ती है वो बूंद के रूप में रुक जाती है, और जहां पर बूंद रहती है दवा का असर वहीं पर रहता है, और जहां पर बूंद नहीं होती है दवा का असर वहां पर नहीं होता है। हवा तेजी से चलती है या फिर बारिश आती है तो जो किसान ने स्प्रे किया है वो धुल जाता है और उसकी मेहनत खराब जाती है, और उसका इन्वेस्टमेंट जो उसने पैसा लगाया वो पैसे भी बेकार चले जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा किसान दलहन की फसलों में, सब्जियों की फसलों में अंधाधुंध हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार स्प्रे कर देता है। वो क्यों स्प्रे करता है? क्योंकि उस स्प्रे का उस जब फसल पर कर रहा है उसका असर ही नहीं हो पा रहा है, उसको लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उसको बार बार स्प्रे करना पड़े। लेकिन जैसे ही किसी तरह के स्प्रे में किसान जब एग्रो एक्टिवेटर मिला देता है, जैसे कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक हो, या फिर अगर किसान एग्रो ग्रोथ बूस्टर को करने जा रहा है तो वहां पर अगर वो एग्रो एक्टिवेटर को मिला देगा तो इसका काम क्या है? इसका काम है जैसे ही पत्तों पर दवा स्प्रे करेगा पत्तों पर बूंद नहीं बनेगी, बूंद बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और दवा पूरी तरह से पत्तों पर फैल जाएगी। पूरे पत्ते पर एक बूंद पड़ेगी और वो फैल जाएगी। साथ ही साथ ये पत्तों के ऊपरी परत में अंदर चला जाएगा, जिससे दवा लंबे समय तक पत्तों पर रुकेगी। जब दवा पत्तों पर रुकेगी तो उसका असर भी लंबे समय तक रहेगा, और किसान का जो नंबर ऑफ स्प्रे है, जो बार बार स्प्रे करता था, वो स्प्रे कम हो जाएगा। प्लस आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर बारिश भी आ जाती है तो दवा बिल्कुल भी धुलेगी नहीं। उस दवा का किसान को पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। तो ये काम करता है स्प्रेडिंग का, यानी कि फैलाने का। ये इसलिए क्योंकि ये एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है,
यह बूंद बनने की प्रक्रिया को खत्म कर देता है, जिससे दवा फैल जाती है और साथ ही साथ पत्तों के ऊपरी परत में अंदर चली जाती है और दवा लंबे समय तक पत्तों पर बना रहता है। प्लस ये जो टंकी में जो दवाएं घुलती नहीं है, उन दवाओं को भी ये घोलने में मदद करता है, ये घुलनशील है। साथ ही साथ जैसे ये पत्तों पर काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ये मिट्टी पर भी काम करता है। और आपने देखा होगा, ये हमारे किसान भाइयों की जो सिंचाई की परेशानियां होती हैं, नमी की परेशानी होती है हमारे खेतों में, उस नमी को भी खत्म करने में मदद करेगा और पानी जो है उसका अधिक से अधिक हमारे लाभ देगा। मतलब नमी को दुगना बनाए रखने में यह मदद करता है। तो जैसे ये पत्तों पर फैल जाता है और ऊपरी परत में अंदर चला जाता है, वैसे ही अगर हमारे किसान भाई इसको सिंचाई के पर्पज से करेंगे तो ये फैल जाएगा मिट्टी में और मिट्टी में अंदर चला जाएगा। और ये क्या करता है, हमारी मिट्टी की जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी की सोखने की क्षमता होती है, उस क्षमता को बढ़ा देता है। साथ ही साथ जो मिट्टी में नमी की कमी होती है, उस नमी को भी बनाए रखने में मदद करता है। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर मिट्टी में नमी कम होगी तो उसका प्रभाव सीधे सीधे फसल की पैदावार पर पड़ता है। बेहतर नहीं होता, क्योंकि नमी की वजह से ही सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी से पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचते हैं। तो यहां पर इस प्रोडक्ट का हम सिंचाई के रूप में भी इस्तेमाल करके, जो हमारे किसान भाई बार बार सिंचाई करते हैं और ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, वहां पर हम कम पानी से भी लंबे समय तक नमी को बनाए रख सकते हैं अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से। तो आइए जानते हैं हम एग्रो एक्टिवेटर को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। आपने देखा होगा किसान अपने फसलों में बहुत सारे तरह के छिड़काव भी करता है। कौन सी छिड़काव? खरपतवार नाशक, जो हमारी फसलों में घास फूस उगाते हैं उनको नष्ट करने के लिए, और उनका भी किसान 2 बार 3 बार कर देता है। तो अगर किसान खरपतवार नाशक स्प्रे करता है तो वहां पर 15 लीटर की टंकी में 20 ml हम ऐड करेंगे एग्रो एक्टिवेटर को और उसके बाद हम छिड़काव कर देंगे। तो जहां पर किसान 2 बार 3 बार करता था खरपतवार नाशक, उसको एक बार ही करना पड़ेगा और उसका पूरा का पूरा लाभ किसान को मिलेगा। साथ ही साथ अगर किसान कीटनाशक करता है, फफूंदी नाशक करता है, तो क्या करना है, वो जब टंकी में दवा को घोल लेगा तो उसी टंकी में हमें 5 से 10 ml तक एग्रो एक्टिवेटर को मिला करके फिर स्प्रे करना है। और जैसे ही किसान स्प्रे करेगा, पत्तों पर दवा पड़ेगी, फैल जाएगी, पत्तों के ऊपरी परत में दवा अंदर चली जाएगी, दवा का असर लंबे समय तक रहेगा। तो किसान का जो नंबर ऑफ स्प्रे है, नंबर ऑफ स्प्रे का मतलब, अगर मान लीजिए किसान एक सीजन में 10 बार स्प्रे करता था, तो एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बार स्प्रे करना पड़ेगा। उसका 4 से 5 स्प्रे कम हो जाएगा, मतलब 30 से 40% तक स्प्रे भी कम होगा, प्लस उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगा, प्लस हमारे खेतों में जो केमिकल अधिक मात्रा में जा रहा था वो केमिकल भी कम होगा, सब्जियों पर, अनाजों पर, दालों पर। और अगर अनाजों में कम होगा, सब्जियों में कम होगा केमिकल, तो हमारे शरीर में भी केमिकल कम जाएगा। तो इससे, इस प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई बहुत अधिक छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन छिड़काव को हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से कम कर सकते हैं। उनकी लागत भी कम होगी, उनकी मेहनत भी कम होगी और साथ ही साथ हमारे खेतों में केमिकल की मात्रा भी कम जाएगी। तो अब से हमें किसी भी तरह का स्प्रे करना है या किसान को करवाना है तो वहां पर एग्रो एक्टिवेटर को हमें जरूर इस्तेमाल करना है, ताकि जो किसान स्प्रे कर रहा है, जो लागत लगा रहा है, उसको उसका पूरा लाभ मिल सके। अगला जो इस्तेमाल करने का तरीका है हमारा प्रोडक्ट, वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने का है। अब सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने का तरीका इसका बहुत ही आसान है। हमें 1 एकड़ के खेत के लिए, जैसे मान लीजिए हमें 1 एकड़ के खेत में सुबह सिंचाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, 160 ml से लेकर के 200 ml तक 1 एकड़ के लिए हम एग्रो एक्टिवेटर को लेंगे। माध्यम के तौर पर हम मिट्टी ले लें, गोबर की खाद ले लें या पानी ले लें, उसमें मिक्स करके इसको हम मिट्टी में बिखेर देंगे। और मिट्टी में बिखेरने के बाद हम इसमें सिंचाई करेंगे कुछ घंटों, 4-5 घंटों का अगर हम गैप दे दें तो अच्छा रहेगा। और जैसे ही किसान सिंचाई करेगा, पानी खेतों में, मिट्टी में तेजी से फैलेगा
और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा। हमारी मिट्टी जो इतनी कठोर हो गई है उसको नर्म करेगा, यानी कि ये मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा देगा और ये पानी को पकड़ करके भी रखेगा, होल्ड करके रखेगा। जो पानी वाष्पीकरण से उड़ के बेकार चल जाता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो हमारे जो किसान भाई हैं जो अपने खेतों में बहुत अधिक सिंचाई करते हैं, आपने देखा होगा किसान बहुत ही कहीं कहीं पर बहुत ही परेशानी के साथ सिंचाई करता है, पानी को दूर से उसको लाना पड़ता है और सिंचाई करने के लिए भी किसान की लागत लगती है, जिसका फायदा क्या होगा? जैसे ही मान लीजिए आपने अभी इसको डाल दिया खेतों में 200 ml तक 1 एकड़ के लिए, और फिर उसके बाद जब किसान सुबह सिंचाई करेगा तो अगर कोई 1 एकड़ का खेत है, अगर वो पहले 10 घंटे में भरता था तो एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद वही खेत 6 से 8 घंटे में भर जाएगा। पानी तेजी से फैलेगा और साथ ही साथ मिट्टी में अंदर तक लेके जाएगा। तो अगर 2 से 4 घंटे की बचत होगी तो अगर किसान पंपिंग सेट इंजन चलाता है डीजल की सहायता से तो वो कम होगा, या किसान अगर पड़ोसी से पैसे पे करके अगर वो पानी किराए पर ले रहा है तो उसका पैसा इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्लस जो किसान खेतों में पानी डाला है उसका दुगने समय तक नमी बनी रहेगी। मतलब अगर किसान को महीने में 4 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती थी तो इसको डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही उसको सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी। दुगने समय तक नमी को बना करके रखेगा और पानी जो वाष्पीकरण से उड़ जाता है उसको भी बेहतर करने में मदद करेगा, रोकेगा, कंट्रोल करेगा। प्लस इसमें जो सिलिकॉन है वो हमारे जो फसल है उसकी ग्रोथ में भी मदद करेगा, हमारी फसल को मजबूती प्रदान करेगा। प्लस हमारी फसल में जो स्ट्रेस लेवल होता है उस स्ट्रेस लेवल को, यानी कि जो पर्यावरण की वजह से नुकसान होता है उसके लिए हमारी फसलों को ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर ठंड की वजह से हमारी फसल बेकार हो जाती है, आलू की फसल है और सब्जियों की फसल है, कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से, पाले की वजह से फसल नुकसान होता है, तो उसको ये रोकने में मदद करता है। तो ये हमारे मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ हम जब इसके किसी भी तरह के प्रोडक्ट में मिला देते हैं तो ये उसके परफॉर्मेंस को और बेहतर करने में मदद करता है। अब अगली बात आता है इस्तेमाल करने का कि हम इसको यूरिया और डीएपी में कैसे इस्तेमाल करेंगे और यूरिया और डीएपी की मात्रा को हम कितना कम करेंगे। इस प्रोडक्ट को हम यूरिया और डीएपी में भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसान है और वो खेतों में अपने 50 किलो यूरिया डालता है तो पहली बार जब हम अपने एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर दोनों का प्रोडक्ट अगर हम यूज करवाते हैं तो किसान जो रासायनिक खाद है उसको वो 30% कम कर सकता है। 30% पहली बार में हम अपने प्रोडक्ट को यूज करवाएंगे तो 30% से ज्यादा केमिकल को हम कम नहीं करेंगे। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। हम यहां पर 30% बोलते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसान को बता देते हैं कि आप 50% कम कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें स्टेप वाइज काम करना है। पहली बार में हम 30% कम करेंगे, सेकेंड टाइम में हम 10% कम करेंगे। अगर उसी खेत में उसे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 10% हो जाएगा। थर्ड टाइम, तीसरी फसल में 10% और कम हो जाएगा। पहली बार में 30%, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो तीसरी बार तक 50% तक हमारे किसान भाई यूरिया और डीएपी की मात्रा को कम कर सकते हैं। अगर हम जनरली 1 एकड़ में अगर हम बात करें तो किसान जो है यूरिया और डीएपी की मात्रा को मिलाकर के 150 किलो से लेकर के 250 किलो तक अपने खेतों में एक फसल में इस्तेमाल करता है। ये मैं एवरेज बता रहा हूं और इससे कई जगह पर बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल करता है किसान। तो अगर किसान 50 किलो में से एक बैग, मान लीजिए वो 4 बैग यूज करता है 200 किलो, 3 बैग यूरिया का और 1 बैग डीएपी का 1 एकड़ में, तो 1 बैग से 15 किलो कम होगा और 4 बैग से 60 केजी यूरिया और डीएपी कम हो जाएगी पहली बार में। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। 30% कम हो गया, अगली बार 10% और कम यानी कि 40%, फिर अगली बार 10% और कम यानी कि तीसरी बार में 50%, जहां पर वो 200 किलो डालता था वो 100 किलो में आ जाएगा। अब हमें यूरिया डीएपी में एग्रो एक्टिवेटर को मिलाना कितना है? हमें 1 किलो यूरिया में, मतलब अगर किसान 15 किलो यूरिया कम कर लेता है बचेगा 35 किलो। उस 35 किलो यूरिया में 1 किलो के हिसाब से हमें 2 ml डालना है एग्रो एक्टिवेटर को।
यानी कि 35 किलो में हम 70 ml एग्रो एक्टिवेटर को लेकर के उस यूरिया में मिक्स करेंगे। प्लस यूरिया के परफॉर्मेंस को ये कैसे बढ़ाता है मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि यूरिया को हम ले थोड़ी सी मात्रा में और फिर उसके बाद यूरिया को हम जो है यूरिया को खुले में रख दें तो आप देखेंगे यूरिया पिघलने लगती है और कुछ समय बाद ही उसमें से जो पिघलने लगती है तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन गैस जो है उसमें से उड़ने लगेगी और यू उड़ करके बेकार हो जाएगा। लेकिन जब हम एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स कर देते हैं उसमें तो ये यूरिया पर एक कोटिंग कर देता है और जब उसको हम खेतों में डालते हैं तो ये उसको सही तरह से उपयोग में लाने में मदद करता है। जो बेकार चला जाता है उसको बेकार नहीं होने देता, तो ये मात्रा को बढ़ा देता है। आप ये सोचिए कि ये उसके लाभ को बढ़ा देगा। प्लस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सर इसको हम यूरिया में मिलाएंगे कैसे, यूरिया तो पिघल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें करना क्या होगा, हमें पहले थोड़ी सी बालू ले लें, आधा किलो 1 किलो बालू ले लें, उसमें हम 70 ml मिक्स कर दें एग्रो एक्टिवेटर को, उसको मिक्स करके फिर उसको हम यूरिया में डाल करके अगर हम खेतों में डालेंगे तो यूरिया हमारे हाथों में चिपकेगी नहीं और यूरिया पिघलेगी भी और उसको किसान खेतों में आसानी से बिखेर भी सकता है। तो इस तरह से यूरिया और डीएपी में हमारे किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके ये बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहां पर हमने अपने इन दोनों प्रोडक्ट की सहायता से देखा कि हम यूरिया और डीएपी की मात्रा को कम कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई अंधाधुंध अपने खेतों में स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक, उसकी भी मात्रा को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। प्लस जो सिंचाई है उस सिंचाई की लागत को भी 50% तक किसान कम कर सकता है और नमी को ज्यादा बढ़ा सकता है। तो यहां पर किसान की लागत भी कम हो रही है और केमिकल की मात्रा भी कम हो रही है। तो यहां पर हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से उसकी लागत को भी कम कर रहे हैं, खेतों में केमिकल की मात्रा को भी कम कर रहे हैं, प्लस एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है उसकी गुणवत्ता को भी हम बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर हम इन दोनों प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं उनके खर्चों को बचा करके, उनकी मिट्टी को बेहतर करके, उनको जैविक की तरफ ला करके उनकी फसल को भी बेहतर कर सकते हैं, मिट्टी को भी बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनकी सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं, प्लस हमारी सेहत को भी हम बेहतर कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो अपने अनाजों में, अपनी सब्जियों में, दालों में यूज करेंगे और केमिकल की मात्रा को कम यूज करेंगे तो हमारे खाने में भी केमिकल की मात्रा कम होगी और हम स्वस्थ होते जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा खेत स्वस्थ होता जाएगा वैसे वैसे हम भी स्वस्थ होते जाएंगे। प्लस शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, मैंने एक बात यह कही थी कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है और हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, शहरों में रह करके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 30% जनसंख्या को कवर कर रहे हैं और उस 70% जनसंख्या को छोड़ दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर हम 70% जनसंख्या को कवर नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में जानते हैं, आपने टाटा का नाम सुना होगा, रिलायंस का नाम सुना होगा, आपने गोदरेज का नाम सुना होगा, ये सारी बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करती हैं, मतलब उस 70% जनसंख्या के लिए भी काम करती हैं, इसीलिए वो आज बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको भी उस 70% जनसंख्या की तरफ रुख करना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर ये आपकी बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट किसानों के लिए और हैं, जो वेटनरी के प्रोडक्ट हैं, वेटनरी के प्रोडक्ट हमारे पास है हर्बल एलोवीटा और हर्बल एलोवीकल। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं यहां पर। उन 2 प्रोडक्ट के बारे में हम अगली वीडियो के बारे में जानेंगे जो हमारे पशुओं के प्रोडक्ट हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम में
जब से मैं 7-8 महीने से इस कंपनी में आया हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से 8 महीने पहले ज्वाइन किया था और वो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की वजह से, एग्रीकल्चर हमारे प्रोडक्ट की वजह से वो आज इस कंपनी में चेयरमैन लेवल को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। तो आप भी जो है अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस प्रोडक्ट की मैं पोटेंशियल आपको बताना चाहूंगा। इसकी पोटेंशियल क्या है? इसकी पोटेंशियल यह है कि जब तक ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर जब तक मनुष्य जाति जिंदा है तब तक खेती-बाड़ी होती रहेगी, और जब तक खेती-बाड़ी होती रहेगी तब तक ये आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने से एक ऐसा बिजनेस है जो भविष्य में कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस प्रोडक्ट के बारे में सही तरह से आज जानकारी आपने ली है, इसको आप रिमाइंड करते रहें। किसानों को अभी आपने नहीं शुरुआत की तो आज से ही आप शुरुआत करें, लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को लेके जाएं और यकीन मानिए हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ही यूनिक रिजल्ट है। किसान के पास अगर जाएंगे और उसको आप एक बार यूज करवाएंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को बार बार यूज करेगा। जो भी एक्सपीरियंस आपको और प्रोडक्ट के साथ मिले हैं, आपको यहां पर भी इन प्रोडक्ट के साथ भी आपको वो एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो ये थी मेरी बातें। तो मैं सर को ओवर करना चाहूंगा। तो देवेंद्र सर प्लीज अब आप संभालिए। ओवर टू सर। देवेंद्र सर। सर मैंने म्यूट कर दिया सर आपको। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो प्रशिक्षण दिया, ये कहावत चरितार्थ किया आपने कि एक साधे सब सधे। यदि हम अपने हेल्थ पे और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं तो जहां से उत्पत्ति है हमारे स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य की बुनियाद जहां से है, आपने उसके बारे में काफी आगाह कराया है सर। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने मीठी जांच से लेकर अच्छे फसल तक के और हर तरह के रोग मुक्त फसल और ऑर्गेनिक खेती की जो बात आपने किया, सचमुच हम सभी किसान हिल गए और हम सभी की जरूरत भी है। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि गांव देश की आत्मा गांव में वास करती है, और आपने उनकी भी उक्ति को याद दिलाया कि 70% लोग गांव में रहते हैं और हम रोड पे काम कर रहे हैं। तो यदि खेती से हम जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा स्कोप होगा। मैं एक ही बात कहूंगा सर कि आपके जैसे ट्रेनर हम सभी के साथ आए हैं और इस आईएमसी को सौभाग्य प्राप्त हुई है, तो मुझे एक ही बात याद आ रही है कि वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक शायरी मुझे याद आ गई कि एक कवि ने लिखा है कि शेर की हाथ से कोई जागीर छीन ले, शेर की हाथ से कोई जागीर छीन ले, जैसे शमशीर के हाथ से तलवार। शमशीर मतलब शिकारी। शेर की हाथ से कोई जागीर छीन ले, जैसे शमशीर के हाथों तलवार। और जब तक हम और आप सभी के जिस्म में एक भी बूंद खून हो, किसकी मजाल है कि वर्ल्ड में नंबर 1 आईएमसी होने को छीन ले। तो दोस्तों, बहुत बेहतर ट्रेनिंग लगा और वर्ल्ड में नंबर 1 बनने की पूरी उम्मीद है, और इस तरह से आप साथ देते रहेंगे। हम लोग भी इसका काफी स्कोप है और हम लोग लेकर चलेंगे। हम एक साथ जो 250-300 आदमी जो आपके ट्रेनिंग लिए हैं, पूरे अपने संपूर्ण 7000 टीम जो शामिल कुछ भी हो,
लेकिन जितने भी आईएमसी परिवार आपके ट्रेनिंग लिया, मैं दिल से, दिमाग से और मन से आपको आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं। ओके 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 सर। सर हाँ, नहीं नहीं, मैंने सर को होस्ट बना दिया सर, देवेंद्र सर को। जी जी जी। हेलो। तो दोस्तों, हम एक ही चीज कहेंगे कि हम सारे लोग हेल्थ और वेल्थ, मेक पीपुल हेल्दी और मेक पीपुल वेल्दी, यही मिशन पे हम और आप सारे लोग काम कर रहे हैं और इस मिशन का बहुत बड़ा स्कोप है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत सारे लोग, कोई रूबी, कोई डायमंड, कोई चेयरमैन, कोई एम्बेसडर या और